नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कवर करेंगे जिसको हम कहते हैं कि मापन और मूल्यांकन। अब मापन और मूल्यांकन दो पृथक शब्द हैं और इनका अभिप्राय समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम कहते हैं मापन या मेजरमेंट तो इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी टेस्ट के बारे में, किसी शोध के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसे हम आगे चल के काम में लेंगे अपना कोई एक डिसीजन लाने के लिए। पर मापन में हम उस डिसीजन को अकाउंट में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका मापन। अब जब हम मापन करते हैं तो इसमें तीन प्रमुख चीज़ें आती हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ द टेस्ट, या वो टेस्ट एक रूप से स्टैंडर्ड है या नहीं वो हम पता करते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, टेस्ट रिलायबल है या नहीं, टेस्ट वैलिड है या नहीं, और टेस्ट किसी नॉर्म्स पे आधारित है या नहीं। तो नॉर्म्स में हम बोलते हैं कि जैसे इंटेलिजेंस का हम कहते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपके औसत रेंज में आएगी और कुछ होगी जो एक्सट्रीम्स में आएगी। वैलिड में हम ये कहते हैं कि वो जो शोध है, वो जो टेस्ट है, वो उसी चीज़ को करने के लिए बना है जिसको वो मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस ही मेजर करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स नहीं मेजर करना चाहिए। रिलायबिलिटी या रिलायबल टेस्ट का मतलब है कि आपके टेस्ट दो लोगों पे करे गए हैं और दोनों के सिमिलर स्कोर्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका टेस्ट रिलायबल है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं या मापन करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेंटेन करता है या नहीं, और जो एक स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करने में मदद करता है या नहीं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मूल्यांकन की या इवैल्यूएशन की। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो हमने मापन किया है उस मापन को हम किसी डिसीजन लेने के लिए काम में लें, और हमारा मुख्य गोल क्या है, हमारा गोल या हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि हम उसके द्वारा कुछ भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखें या बदलाव देखें। तो वो जो इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है आपके इवैल्यूएशन से, डिसीजन मेकिंग से। तो इवैल्यूएशन में तीन सिंपल स्टेप्स होती हैं। पहला है आपने डेटा इकट्ठा किया, आपने डेटा का मापन किया या मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ इवैल्यूएशन, या मेजरमेंट जो है वो इस इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का, मापन जो है वो मूल्यांकन का एक भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मापन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे स्कोर्स हैं वो स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट होते हैं या नहीं। तो जो हमने स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं आपने, वो उनके साथ रिलेट कर पाते हैं या नहीं, वो दूसरी स्टेप होगी। और तीसरी स्टेप होगी कि हम उनके आधार पे कोई डिसीजन लेने में सक्षम हैं या नहीं। तो टेस्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब आपका एमसीक्यू हो गया, जो आपके विकल्प वाले क्वेश्चंस होते हैं, सही गलत, ट्रू फॉल्स, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गए। तो जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, जबकि जब हम सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं, जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गए, तो वो हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है और वो कहीं से भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, और उसमें हम मेजरमेंट ऑफ एरर भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि क्या एग्जैक्टली उसमें सही होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली गलत होना चाहिए, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। तो वो हो गया आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। अब 6 जो मुख्य पर्पस हैं किसी भी टेस्ट के, जिससे हम ये बोलते हैं कि वो टेस्ट डिसीजन लेने में सक्षम है या कारगर है, तो उसकी क्या प्रमुख 6 बातें हैं। तो वो 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम ये देखते हैं कि जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनको अपनी अपनी एबिलिटी के आधार पे आपने पृथक किया है। ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे और बहुत ही एवरेज बच्चों को आपने एक साथ रख के एक ग्रुप बना दिया है। तो वो
फेयर एनालिसिस टेस्ट की नहीं होगी। तो आपने एक एबिलिटी के लोगों को एक साथ रखा है, फिर आपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको पता करने की कोशिश की है, तो आपने डायग्नोसिस किया है कि कौन कौन से एरियाज़ वीक हैं। फिर आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर आप ट्रेडमिल पे तेज़ दौड़ पा रहे हैं तो क्या आप सही में ग्राउंड पे या ज़मीन पे मैराथन रेस में भी उतना ही तेज़ दौड़ सकते हैं। तो वो एक तरीके का प्रेडिक्शन हो गया। अगर आपने यहाँ किया है तो आप किसी और चीज़ के लिए उसके आउटकम्स या उसका रिज़ल्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, मतलब आप ये कोशिश करेंगे कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो अपने मुकाम तक पहुँचा है या नहीं, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचा है या नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँच पा रहा है या नहीं। फिर आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को इवैल्यूएट करोगे, मतलब जितने भी टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश करोगे। और फाइनली जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो हमेशा मोटिवेटिंग होते हैं, ये स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ाने में मदद करते हैं। अब जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो दो प्रमुख टेस्ट आते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन में अंतर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, हर वीक आपका एक टेस्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। ये दोनों टर्म्स फॉर्मेटिव और समेटिव जो है आपके कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन CCE जिसको बोलते हैं उसका हिस्सा थी CBSE में हाल तक। तो फॉर्मेटिव में आपने हर स्टेज पे टेस्टिंग की और फिर फीडबैक दिया, तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक फीडबैक आया कि आप किस क्षेत्र में वीक हैं, टीचर्स के लिए भी एक फीडबैक आया कि किन क्षेत्रों में पढ़ाने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो शिक्षक और जो शिष्य हैं दोनों के लिए फीडबैक्स आते रहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हमेशा क्राइटेरिया रेफरेंस्ड होते हैं, जबकि समेटिव जो है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड भी हो सकते हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड भी हो सकते हैं। अभी 2 मिनट के लिए इन टर्म्स को छोड़ दीजिए, हम इन पर वापस आते हैं समझ के। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में हम एग्जैक्ट बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि समेटिव जो कि हम साल के एंड में ले रहे हैं या पूरा इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा दिया उसके बाद ले रहे हैं, सेमेस्टर खत्म होने के बाद या साल खत्म होने के बाद, तो उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समेटिव में हम जितनी भी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं व्यक्ति की उसको एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कंबाइंड बिहेवियर की एनालिसिस करते हैं, वो होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन में। और समेटिव इवैल्यूएशन की एक खास बात है कि जो भी आपने पढ़ाई की है आप उसको उस रीडिंग को अप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं, जबकि फॉर्मेटिव में आप उसको छोटी छोटी पृथक यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि हर यूनिट पे आपकी मास्टरी है या नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में अंतर के तौर पे समझते हैं। अब हाल ही में अपन ने बात की थी क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड की, तो चलिए वापस आते हैं उस पर। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बच्चे हैं, तीनों का स्कोर कार्ड हमारे पास दिया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस्ड की तो हम ये देखते हैं कि हर बच्चा उसके दिए हुए स्कोर से किस तरीके से रिलेट करता है। तो 0 से 100 का जो स्कोर है उसमें हर बच्चे की वैल्यू या हर बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हम क्या बताते हैं, वो क्या होगा, वो होगा आपका क्राइटेरिया रेफरेंस। तो क्राइटेरिया आपने एक बता दिया कि स्टैंडर्ड कितना क्राइटेरिया होना चाहिए और इस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमने तीसरे बच्चे के मार्क्स भी देख लिए। तो क्राइटेरिया रेफरेंस में हम कहते हैं हम एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन या एब्सोल्यूट मूल्यांकन करते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि हर बच्चे का स्कोर उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट देखेंगे, फिर दूसरे बच्चे का स्कोर स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट देखेंगे, तीसरे बच्चे का स्कोर स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट देखेंगे। तो इसमें पहली चीज़ जो हम समझते हैं ये है एक एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन का तरीका है जिसमें हम एब्सोल्यूट मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरा हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स काम में ले रहे हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ये डाइकोटॉमस भी हो सकते हैं। तो हम कैटेगरीज में डिवाइडेड वेरिएबल्स को काम में ले रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पास फेल, तो ये क्या हो गई, एक काइंड ऑफ डाइकोटॉमी हो गई जो हम इस टेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट पास होता है या फेल होता है। तो जितने भी आपके क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे काम करेंगे,
स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, 0 से 100 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, और आपके कितने आते हैं वो आपका रिजल्ट है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि हमने परसेंट में टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें तो ये जो परसेंट हो गया ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस हो गया, क्योंकि हम कहते हैं हमारे अगर 90% आए, इसका मतलब 100 में से आपके 90 नंबर आए, और 100 में से 90 नंबर आए तो आपके इंडिविजुअल के 100 में से 90 नंबर आए हैं। तो आप किसी एक पैरामीटर के अगेंस्ट अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और इसलिए ये हो गया क्राइटेरिया रेफरेंस। दूसरी तरफ जो हम बात करते हैं वो होती है नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्राइटेरिया रेफरेंस की वैलिडिटी जो है हम 2x2 कंटिजेंसी टेबल से निकालते हैं, जिसमें हम नेगेटिव टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब तो ये है कि अगर किसी को हृदय रोग है तो हमने उसके ऊपर हृदय रोग की जांच की, तो वो तो पॉजिटिव टेस्ट हो गया। नेगेटिव टेस्ट का मतलब क्या है, व्यक्ति को हृदय रोग नहीं है पर फिर भी हम हृदय रोग की जांच कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका नेगेटिव टेस्ट। तो क्राइटेरिया रेफरेंस में हम नेगेटिव टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट दोनों लेते हैं, और फिर उसका स्कोर देखने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रू नेगेटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। दूसरा जो है वो है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस हमारा और भी इंटरेस्टिंग है। नॉर्म रेफरेंस में क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर 4 बच्चे हैं। अब एक बच्चे का स्कोर हमने दूसरे बच्चे से कंपेयर किया, फिर हमने उसी बच्चे का स्कोर तीसरे बच्चे से कंपेयर किया और चौथे बच्चे से कंपेयर किया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक की परफॉर्मेंस दूसरे के अगेंस्ट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले की परफॉर्मेंस दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, या पहले की तीसरे से, तो हम आपस में उसको कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं हम बोलते हैं तो ये होता है रिलेटिव इवैल्यूएशन या रिलेटिव मूल्यांकन। हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छा कर रहा है या वो खराब कर रहा है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव इवैल्यूएशन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो वेरिएबल्स काम में लिए जाते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें हम हमेशा परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, मैं अगर कहूँ 99 परसेंटाइल आए मेरे, इसका मतलब ये हुआ कि 99 बच्चे मुझसे नीचे हैं और एक बच्चा मुझसे ऊपर है, तो ये हो गया आपका 99 परसेंटाइल। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल्स की बात करते हैं, और परसेंटाइल जो है वो नॉर्म रेफरेंस अप्रोच का हिस्सा है। तो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस में आपको अब कोई भी डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं वापस फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने बोला था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमने बोला था कि ये क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं। तो क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गए कि आपका जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे आप फॉर्मेटिव टेस्ट करते हैं। जबकि जो समेटिव टेस्ट होता है वो या तो नॉर्म रेफरेंस हो सकता है या क्राइटेरिया रेफरेंस हो सकता है सॉरी, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं और अपने आप को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेट के 2017 के नवंबर के एग्ज़ाम में, जिसमें इस पे एक क्वेश्चन आया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तो इसमें ये पूछते हैं कि समेटिव टेस्ट के आधार पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर समेटिव टेस्ट वर्ड है, तो समेटिव टेस्ट में कौन सी 2 अप्रोचेस लग सकती हैं, नॉर्म रेफरेंस भी लग सकती है, क्राइटेरिया रेफरेंस भी लग सकती है, या दोनों लग सकती हैं। तो इसमें तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो समेटिव टेस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टीचर है उसने अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को किसके साथ टेस्ट करने की कोशिश की, उसकी वेलनेस, जो लाइफस्टाइल वेलनेस है उसके साथ टेस्ट करने की कोशिश की। अगर इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ चेक किया जाता तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव। पर यहाँ पर एक ही स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उसी के दूसरे वेरिएबल के साथ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो गया एब्सोल्यूट। और क्योंकि ये एब्सोल्यूट हुआ, ये कौन सा मेथड हो गया, ये क्राइटेरिया रेफरेंस्ड अप्रोच हो गई, जो कि समेटिव टेस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम इसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि आपका उत्तर जो है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड होगा। तो इस तरीके के सवाल आपके मापन और मूल्यांकन में से बन के आते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात की,
कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस टॉपिक को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेट में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने मॉक टेस्ट भी चालू किए हैं, तो डोर स्टेप ट्यूटर पे वो अवेलेबल हैं, तो आप मॉक टेस्ट दे के अपने आप की एनालिसिस, अपनी स्टैंडिंग पता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, हम पूर्ण रूप से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।